हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में लोकसभा की पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम। मजमूई तौर पर 65% पोलिंग, भोंगीर में ज्यादा, हैदराबाद में कम। तेलंगाना रियासत की 17 लोकसभा सीटों के साथ कंटोनमेंट असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। रियासत भर में 64.93% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। सबसे ज़्यादा भोंगीर पार्लिमानी हल्के में 76.47 और सबसे कम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 45.14% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। मजमूई पोलिंग और पार्लिमानी हल्के की पोलिंग फीसद में मजीद इजाफा हो सकता है। हैदराबाद शहर में पोलिंग सुबह से ही इंतहाई सुस्त रफ्तार से चल रही थी। पोलिंग बूथ्स पर कहीं भी तवील कतारें नहीं देखी गई। पुराने शहर के कई इलाकों में सियासी जमातों के कारकुनान घरों पर दस्तक देकर लोगों को बूथ तक लाया, जिससे पोलिंग में मामूली इजाफा हुआ है। तेलंगाना में अहम शख्सियात ने वोट के हक से किया इस्तेफादा। बैरिस्टर ओवैसी, रेवंत रेड्डी, चंद्रशेखर राव और दिगर शामिल। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग हुई है। इसमें अहम शख्सियात ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया है, जिनमें काबिल जिक्र सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर BRS चंद्रशेखर राव। इनके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार, कायदीन, वज़रा, साबिक़ वज़रा और फिल्मी शख्सियात और दिगर शामिल हैं। हैदराबाद लोकसभा के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अरकान खानदान के साथ सुबह 8 बजे से पहले ही पुराने शहर के शास्त्रीपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी शरीक हयात के साथ कोड़ंगल में वोट डाला। सदर BRS चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के साथ सिद्दीपेट जिले के चिंतला मुड़का गांव में वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर बरकतपुरा के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, साबिक़ा वजीर हरीश राव और दिगर कायदीन ने भी अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्म नगर में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर वोट दिया, जिनमें चिरंजीवी, जूनियर NTR और दूसरे शामिल है। 54 साला खातून ने हैदराबाद में डाला वोट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पोलिंग का अमल आज मुकम्मल हुआ है। हैदराबाद में वोट डालने के अमल में सुस्त रवि देखी गई है। इसी दौरान शहर के एक पोलिंग बूथ पर 54 साला बुजुर्ग खातून ने पहुंचकर वोट डाला। वो लाठी की मदद से अपने किसी रिश्तेदार के साथ सईदाबाद के पोलिंग मरकज पहुंची और उन्होंने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। बुजुर्ग खातून ने शहरियों से अपील की कि वो अपने इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में वोट डालने के बाद ही कई आज़मीन ने सफ़र हज के लिए रवाना हुए। तेलंगाना के आज़मीन हज ने सऊदी अरब रवानगी से पहले पीर को अपना वोट डालने का फैसला किया। दूर दराज इलाकों से आने वाले बहुत से आज़मीन को हैदराबाद का सफ़र करने और इमिग्रेशन के उमूर मुकम्मल की वजह से वक्त की तंगी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए पीर को 3 चार्टर्ड परवाजें उड़ान भरी, जिनमें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले आज़मीन सवार थे। आज़मीन को अपने तयशुदा परवाज से 8 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्ट करना होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि बहुत से आज़मीन को रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हैदराबाद पहुँचने के लिए 5 से 7 घंटे दरकार होते हैं। इस पस मंजर में अपने मुकामात पर वोट डालना और वोटिंग की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए हैदराबाद का सफ़र एक मुश्किल और चैलेंज भरा काम है। फिर भी बहुत से आज़मीन ने सुबह सवेरे वोट डालने का इंतखाब किया और फिर अपना सफ़र शुरू किया। जगत्याल के रहने वाले शेख इसाक अली ने कहा कि एक शहरी होने के नाते जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वोट डालना मेरा फ़र्ज़ है और साथ ही हज को अदा करना भी मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने अपना वोट डालने के बाद और हज हाउस में चेक इन करने के लिए हैदराबाद रवाना होने से पहले ये बात बताई। इनकी तरह दर्जनों दिगर आज़मीन हज हैं जिन्होंने उम्र भर का हज का ख्वाब देखने से पहले अपनी जमहूरी जिम्मेदारी पूरी की। इस साल तेलंगाना से 8,239 आज़मीन हज कमेटी के जरिए हज के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं। इस साल मरहलावार पोलिंग के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कुल 1,75,025 हिंदुस्तानी आज़मीन सऊदी अरब आ रहे हैं। पोलिंग के 3 मराहिल के बाद हज परवाज़ों का आगाज़ हुआ। बीजेपी के हैदराबाद से उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीजेपी के हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज कर लिया गया है। इनके खिलाफ IPC की दफ़ात 171C, 186, 5051C और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 132 के तहत मलकपेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुरखापोश खवातीन के चेहरों और शनाख्ती कार्ड्स की जाँच पर वो तनाज़े में घिर गई हैं। वाज़ेह है कि हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से बाज़ पोलिंग बूथ्स पर मुस्लिम खवातीन वोटर्स के चेहरों और शनाख्ती कार्ड्स की जांच करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इनकी इस हरकत पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। इनका कहना है कि माधवी लता आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग में रुकावट डाल रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बना रही हैं। इन्हें हक किसने दिया? माधवी लता ने पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुरखापोश खातून से शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड दिखाने का मुतालबा किया था और बुरखे का नकाब उठाते हुए खवातीन को चेहरा दिखाने के लिए मजबूर किया था।
तेलंगाना में इंतखाबी ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से प्रिंसिपल की मौत। शहर हैदराबाद के रेड हिल्स के पोलिंग स्टेशन में दिल का दौरा पड़ने से टिम्बरिस स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो गई, जो इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात थे। नरसिम्हा नामी प्रिंसिपल सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के रेड हिल्स के बूथ नंबर 151 में पोलिंग से मुताल्लिक ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उन्होंने बेचैनी की शिकायत की और बूथ में ही गिर गए। तिब्बी इमदाद पहुंचाने से पहले ही इनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। बुर्खापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाए। निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद पोलिंग ऑफिसर पर हुए बरहम। तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने बुर्खापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही इन्हें वोट डालने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए पोलिंग बूथ पर हंगामा आराई की और प्रेसिडिंग ऑफिसर पर बरहम हो गए। निजामाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डी अरविंद ने बूथ पर वोट डालने के लिए आने वाले बुर्खापोश खवातीन को देखकर पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि बुर्खा पहनकर वोट कैसे डाल सकते हैं। बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो इंतखाबी उसूलों पर अमल कर रहे हैं। अरविंद ने पोलिंग बूथ में कुछ खवातीन को बुर्का पहनकर वोट डालते देखा तो उन्होंने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो वोट डालने से पहले बुर्खा उतारकर वोट दे रही हैं। जब उन्होंने जवाब दिया कि वो बुर्खा नहीं उतार सकते तो उन्होंने कहा कि इन्हें वोट नहीं डालना चाहिए। इनका चेहरा देखे बगैर कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ के वोटर हैं। पोलिंग अफसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स वोटर की शनाख्त कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि अगर बुर्खा पहना जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि चेहरे की शनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाए। वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी ओहदेदारों से यह भी कहा कि वो इस इलाके के तमाम पोलिंग बूथों पर चेहरे की शनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाजत दें। वोट डालने के लिए 1,42,000 अफराद का आंध्र प्रदेश का सफर। आरटीसी बसों के इस्तेमाल का संक्रांति का रिकॉर्ड टूट गया। टीएसआरटीसी ने आम इंतखाबात के दौरान संक्रांति का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि आरटीसी बसों से 10% से ज्यादा मुसाफिरीन ने इस्तेफादा किया। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन ने इंकशाफ किया कि इस महीने की 9 से 11 तारीख तक 1,42,000 मुसाफिरीन ने बसों की सहूलत से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि 59,800 मुसाफिरीन तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए। इनके लिए आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया था। पड़ोसी रियासत के आबाई मुकामात तक मुसाफिरीन को पहुंचाने के लिए ताहाल 590 खुसूसी बसों का इंतजाम किया। हाल ही में हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर 140 खिदमत एडवांस्ड रिजर्वेशन ऑनलाइन के लिए दस्तियाब करवाई गई। इन बसों में 3,000 से ज्यादा सीटें दस्तियाब करवाई गई। आरटीसी की जानिब से हैदराबाद से अजला के लिए 1500 खुसूसी बसें चलाई गई। ये बसें जेबीएस, एमजीबीएस, उपल, एलबी नगर, आरामघर वगैरह से चलाई गई। तेलंगाना में किसानों का धान के साथ पोलिंग बूथ के सामने एहतजाज। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के कानूमोगला गांव में किसानों ने अपनी खराब फसल के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि उनकी खराब धान की खरीदारी को यकीनी बनाने की सूरत में ही वो वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। किसानों के अचानक धान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच जाने पर कशीदगी फैल गई। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। तेलंगाना एब्सेट रिजल्ट का 25 मई को ऐलान हो सकता है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी यानी टीएस एब्सेट 2024 के नताइज का ऐलान 25 मई को मुतवक्को है। इंजीनियरिंग का इम्तिहान हफ्ते को खत्म हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद उम्मीदवारों के जवाबी बयाजात और मास्टर सवालिया पर्चा इब्तदाई की के साथ जारी कर चुकी है। एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई को 10 बजे दिन है। जवाबी बयाजात, मास्टर सवालिया पर्चा और की ebset.tsche.ac.in पर देखे जा सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि एतराज़ात वसूल होने के बाद कमेटी की सिफारिश पर कतई जवाबी की तैयार की जाएगी और इसकी बुनियाद पर पर्चों की जांच होगी और तलबा को नताइज देने के साथ साथ उनकी दर्जाबंदी की जाएगी। इस अमल के लिए 11 से 12 दिन दरकार हैं, इसलिए नताइज का ऐलान 25 मई को होने की तवक्को की जा रही है। अकाउंट में महज 7 रुपये और लड़ रहे हैं लोकसभा इलेक्शन। जानिए कौन है चौथे मरहले के सबसे गरीब उम्मीदवार। आज यानी 13 मई को लोकसभा इलेक्शन के चौथे मरहले की वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों समेत कुल 96 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें कुल 1717 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहले के सबसे अमीर उम्मीदवार आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास कुल जायदाद 5,705 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तहम चौथे के इलेक्शन में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो सबसे गरीब है। आइए जानते हैं चौथे मरहले के सबसे गरीब उम्मीदवार के बारे में। लोकसभा इलेक्शन के चौथे मरहले के सबसे गरीब उम्मीदवार कट्टा आनंद बाबू है, जो कि आंध्र प्रदेश के बापटला पार्लिमानी हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 32 साल के कट्टा आनंद बाबू पोस्ट ग्रेजुएट है। इनके खिलाफ कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। इनकी कुल जायदाद 7 रुपये है, जबकि गैर मनकुला जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन पर 2.5 लाख रुपए का खर्च है। 620वां उर्स शरीफ। 620वां उर्स ख्वाजा दक्कन रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में 24 मई से 26 मई को मनाया जाएगा। उर्स की तैयारियां जारी हैं। प्रोग्राम के मुताबिक 24 मई बरोज़ जुमा को संदल शरीफ, 25 मई को चिरागा और 26 मई को ख़त्म शरीफ खुल होगी।
मुंबई में भारी होर्डिंग गिरने से 8 अफराद हलाक, 64 जख्मी। मुंबई में तेज हवाओं की बारिश के दौरान एक भारी होर्डिंग के गिर जाने की वजह से 8 अफराद हलाक और 64 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की शाम तकरीबन 4:30 बजे मुंबई के घाटकोपर में पंतनगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पुलिस ग्राउंड पेट्रोल पंप पर पेश आया, जहां तेज हवाओं की वजह से 100 फीट से ज्यादा लोहे का भारी होर्डिंग पेट्रोल पंप के छत पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में पंप पर पेट्रोल और डीजल भराने के लिए जमा अफराद इसके नीचे दब गए, जिसकी वजह से 8 अफराद हलाक और तकरीबन 64 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग फंस जाने का खदशा है। बीएमसी के अमले ने बताया कि तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक 67 लोगों को बचाया जा चुका है। बीएमसी के एक कहलकार के मुताबिक जख्मियों को सिविल बॉडी के जेर इंतजाम राजूवाड़ी अस्पताल ले जाया गया है। वाक़े के फौरी बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए वक़्फ़ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी तवज्जो मुतासर अफराद को बचाना है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम जख्मियों को मुनासिब तिब्बी इमदाद मिले। मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुंबई में इसी तरह के तमाम होर्डिंग्स का पता चलाने की हिदायत दी गई है। सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट हुआ जारी। सीबीएसई बोर्ड ने तय करदा तारीख से पहले ही 10th क्लास और 12th क्लास का नतीजा जारी कर दिया है। 13 मई पीर को बोर्ड ने दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। 10th क्लास में 93.60% तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 12th क्लास में 87.98% तलबा और तालिबात कामयाब हुए। मरकज में तीसरी बार बीजेपी हुकूमत के लिए हजरत साबिर कलियर की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स की जानिब से हरिद्वार जिले के कलियर शरीफ में वाक़े हजरत साबिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। शादाब शम्स के साथ आए दीगर अफराद ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने की दुआ की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पीर को बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जीत के हवाले से दुनिया की मशहूर साबिर साहब दरगाह रहमतुल्लाह अलैह पर चादर चढ़ाई गई और उनकी जीत के लिए दुआएं मांगी गई। हमने दुआ की है, साबिर पाक के इस दरगाह में आए हैं और हमने यहाँ साफ दिल से दुआ की है कि इस वक्त दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मुमालिक जंग के दहाने पर खड़े हैं। ऐसे में मुल्क की बागडोर मजबूत हाथों में होनी चाहिए। कोई कमज़ोर आदमी आया तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमने सब दरगाह पर दुआ की कि इस बार मोदी एक बार फिर तारीखी जीत के साथ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी संभालें। इन्हें एक बार फिर तारीखी फतेह के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहिए और इन्हें यहाँ आना चाहिए। हम सब ने यहाँ दुआ की कि उत्तराखंड के वज़ीर आला की क़यादत में उत्तराखंड ने लोकसभा की 5वीं सीटों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और जब भी हमने यहाँ आकर दुआ की हमारी दुआएं कबूल हुई और पूरी हुई। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी सारी दुआएं सुन ली। हमें उम्मीद है कि साबिर पाक इस दुआ को ज़रूर सुनेंगे। हमें यकीन है कि एक बड़ी जीत के साथ मोदी जी एक बार फिर वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि मुल्क का आइन और मुसलमान खतरे में हैं, हकीकत में उनकी दुकानें खतरे में हैं। इसलिए वो मुल्क के लोगों और यहाँ रहने वाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के जरिए गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की हिदायत देने की मांग से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त को पीर के दिन खारिज कर दिया। जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा मुतालबा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। बेंच ने कहा, कानूनी इख्तियार क्या है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहते हैं तो इन्हें कार्रवाई करने दें, लेकिन वो इस मामले में मदाखलत करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अर्जी गुजार कांत भाटी वो नहीं जिन्होंने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को इस मामले में संदीप कुमार की मफाद अम्मा की अर्जी को 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह अर्जी पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। सुशील कुमार मोदी का हुआ इंतकाल। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। कैंसर के मर्ज में थे मुब्तला। सीनियर रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुशील कुमार मोदी का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उनका मुसलसल इलाज चल रहा था। अलबत्ता अब इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं और दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वो गले के कैंसर में मुब्तला थे जिनका गुज़िश्ता 6 महीने से मुसलसल इलाज चल रहा था। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुशील मोदी के इंतकाल से बिहार में मातम का माहौल है। उनके इंतकाल से खासतौर पर बिहार बीजेपी का बड़ा नुकसान माना जा रहा है और उनके जाने पर उनके साथी रहे दिगर सियासतदान अपने दुख दर्द और ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। जितिन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जज्बाती पोस्ट भी लिखा। बिहार में बीजेपी ने गम का इजहार करते हुए कहा, बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी के इंतकाल की खबर से बीजेपी खानदान इंतहाई गमज़दा है। हमने एक अजीम जंगजू को खो दिया है। इसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती। ये बिहार और पूरे बीजेपी खानदान
खानदान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुझे हमारे सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी जी के इंतकाल की खबर से दुख हुआ है। आज बिहार ने सियासत के एक अजीम रहनुमा को हमेशा के लिए खो दिया है। ABVP से लेकर BJP तक सुशील जी तंजीम और हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उनकी सियासत गरीबों और पसमानदाओं के मफादात के लिए वक्फ थी। इनके इंतकाल से बिहार की सियासत में जो खला पैदा हुआ है वो ज़्यादा जल्द पूर्ण नहीं हो सकता। दुख की इस घड़ी में पूरी BJP उनके सोगवार खानदान के साथ खड़ी है। जापान ने पेश किया हाई स्पीड 6G डिवाइस, 5G फ़ोन की स्पीड से 500 गुना तेज़। एक जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस मुतारिफ कराया है। ये दावा किया जा रहा है कि ये 330 फीट से ज़्यादा फासले तक 100 गीगाबिट्स फी सेकेंड की रफ्तार से डेटा मुंतकिल कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये रफ्तार मौजूदा 5G प्रोसेसर से 20 गुना तेज़ है और इसकी मजमूई रफ्तार 5G फ़ोन की औसत रफ्तार से 500 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 6G की रफ्तार से आप 1 सेकेंड में 5 HD फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट 100 मीटर के फासले पर किया गया। प्रोटोटाइप डिवाइस को 4 बड़ी जापानी टेलीकम्युनिकेशन फर्मों डोकोमो, NTT कॉर्पोरेशन, NEC कॉर्पोरेशन और फुजित्सु ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। ये कंपनियां काफ़ी अरसे से इस डिवाइस पर काम कर रही थी। कंसोर्टियम ने 11 अप्रैल को कामयाब टेस्ट के नतीजे का ऐलान किया है, जहां कंपनियों ने इंकशाफ किया है कि प्रोटोटाइप डिवाइस 100 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल करके घर के अंदर और 300 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल करके आउटडोर में 100 Gbps स्पीड हासिल कर सकती है। जैसा कि कंसोर्टियम के नुमाइंदों ने बताया, ये टेस्ट 330 फीट यानी 100 मीटर के फासले पर किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।